पधार रहे हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय मामले भारत सरकार श्री दुर्गादास उइके जी। कार्यक्रम हमारा बैतूल में। भारत देश बाचम के मायता, भारत देश बाचम के मायता। सुनिएगा जरूर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारा बैतूल में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति मामले श्री डी उइके से श्री सचिन भागवत जी की बातचीत। श्रोताओं, हमारे जिले के लिए यह गौरव की बात है कि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति मामले श्री दुर्गादास उइके जी हमारे बैतूल, हरदा और हरसूद के सांसद के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आकाशवाणी बैतूल के माध्यम से श्रोताओं तक इस आयोजन के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार हम सबसे साझा करने के लिए आकाशवाणी बैतूल पधारे हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह वर्ष 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि यह स्वतंत्रता संग्राम के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष है। इस अवसर पर हम माननीय मंत्री महोदय से इस महती आयोजन की परिकल्पना और योजना के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। इस वर्ष को यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में इस वर्ष को जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाने की आपने घोषणा की है और उन्हीं की परिकल्पना को साकार करने के निमित्त यह हमारे 12.5 करोड़ जनजाति भाई और बहनों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मना रहा है। जी, यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसमें हमारे जनजाति नायकों, उनकी परंपराओं, संस्कृति और बलिदान को देश भर में सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में जनजाति गौरव सप्ताह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक यात्राएं, लोक उत्सव और युवा संवाद जैसे कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जनजाति समाज के योगदान को मुख्य धारा में पहचान मिले और आने वाली पीढ़ियां अपने नायकों पर गर्व कर सकें। बहुत ही सुंदर परिकल्पना है ये, हमारे जनजातीय नायकों को सम्मान दिलाने की, उनको एक पहचान दिलाने की। हमारे जो जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनका देश की स्वतंत्रता में एक अविस्मरणीय योगदान रहा है। किस तरह से हम इस योगदान को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। सौभाग्य है कि आजादी की इस अमृत महोत्सव में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में पहली बार जनजाति समाज के जो नायक रहे हैं, महापुरुष रहे हैं और इनके अलावा भी देश के अंदर जो प्रतिभाएं रही हैं, जिन्होंने आजादी के स्वतंत्रता समर से लेकर अलग अलग तरीके से अपने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया है जी। उनको सबको खोज कर इतिहास में उचित स्थान दिलाने की दिशा में पहल हो रही है। इसी क्रम में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा जी, वीरांगना रानी दुर्गावती जी, टंट्या मामा भील, भीमा नायक, सिंधो कानू, अल्लूरी, सीता राम राजू, वीर नारायण सिंह जैसे अनगिनत जनजाति वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारे बैतूल जिले में ही वीर विष्णु सिंह जी गोंड, हमारे जंगू सिंह उइके और हमारे गंजन सिंह कोरकू, ऐसे अनेकानेक रणबांकुरों ने भारत की आजादी में, स्वतंत्रता समर में अपना महती योगदान दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजातीय संग्रहालयों की श्रृंखला बनाई गई है, जैसे भोपाल, रांची, हैदराबाद, राजपीपला, शिलांग और रायपुर में, ताकि वे आने वाली पीढ़ियां
इन महानायकों के बारे में जान सकें, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से पावन प्रेरणाएं ग्रहण कर सकें। साथ ही स्कूल और विश्वविद्यालयों में विशेष पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को जनजातीय इतिहास का सम्यक ज्ञान मिले। जी, इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारी जनजातीय संस्कृति और परंपरा है वो हमारी पहचान है, तो नई पीढ़ी को इससे अवगत कराने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जैसा कुछ तो आपने अभी इंगित किया, कुछ और प्रयासों की भी हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। हमारी जनजातीय संस्कृति जिसमें नृत्य है, संगीत है, भाषा है, परिधान है, खान पान है, जीवन मूल्य है, परंपरागत ज्ञान है, पारंपरिक, ये हमारी पहचान, ये हमारी संस्कृति और राष्ट्र की मूल आत्मा है। इस संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें महत्वपूर्ण आदि महोत्सव, जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव जैसे आयोजनों के माध्यम से युवा पीढ़ी अपने लोकगीतों, लोक कथाओं, हस्तशिल्प और परंपराओं से जुड़ रही है और अपने गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठों को खंगालने और उनसे पावन प्रेरणाएं लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जी, आपने जनजातीय कला महोत्सव का भी जिक्र किया। देश भर में ये महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं और हमारे पारंपरिक खेलों को भी खेलो इंडिया में शामिल किया गया है, आपने बताया। क्या परिणाम और परिवर्तन आप देख रहे हैं? ये हमारा सौभाग्य है कि भारत का प्रतिनिधित्व यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उन्हीं की पावन पवित्र प्रेरणा की वजह से हमारे जनजातीय समाज के और हमारे राष्ट्र के जो पारंपरिक खेल है, जैसे तीरंदाजी है, कबड्डी है, खो खो है, मल्लखंभ है और योग है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज पहचान बना रहे हैं। खेलो इंडिया, फिट इंडिया के अंतर्गत इन खेलों को मंच देने से ग्रामीण और जनजातीय युवाओं को अपनी नैसर्गिक प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। जी, कई जनजातीय खिलाड़ी आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पदक जीत रहे हैं और खेलों के प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ है जनजातीय क्षेत्रों में और यह हमारी परंपरा और आधुनिक भारत के संगम का प्रतीक है। बहुत सुंदर सर। हम आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इस दिशा में और क्या किया जा सकता है? कुछ मार्गदर्शन हम इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मीडिया का प्रभाव सबसे व्यापक होता है और लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा गया है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो आम जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला तंत्र मीडिया का प्रभाव तो है ही सबसे व्यापक। आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानियों को घर घर पहुंचाया जाना चाहिए जी। और हम चाहते हैं कि इन कार्यक्रमों को और सशक्त बनाए जाएं। डॉक्यूमेंट्री, लोकनाट्य, लोकगीत और बाल शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम और प्रकृति और गांवों की जो लोक कथाएं हैं, लोक कलाएं हैं और परंपरागत जो हमारे वृद्ध जनों के माध्यम से जो कथाएं, जो कविताएं, गीत, ये सब जो है, इसको नए सिरे से यदि हम इसको प्रस्तुत कर पाए तो नई पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन हमारा ये तंत्र कर पाएगा। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक जिले के स्थानीय जनजातीय नायकों की कहानियां स्थानीय रेडियो केंद्रों पर प्रसारित हों ताकि समाज अपने नायकों से प्रेरणा ले सके और राष्ट्र की सामाजिक समरसता और राष्ट्र की एकता अखंडता को हम मजबूती प्रदान करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। जी, बिल्कुल, इस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। आगे जनजातीय महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। इन महिलाओं के नेतृत्व और उद्यमिता के क्षेत्र में योगदान को और बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय संस्कृति में खासतौर से जनजातीय समाज में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है। माताओं को प्रधानता दी गई है जी। और हमारे जनजातीय परिवारों में माताओं की ही चलती है। तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
हमारी जनजाति समाज की माताओं बहनों के नेतृत्व और उद्यमिता को बढ़ावा देने के विविध प्रकार के प्रयास उन्होंने किए हैं जी। और जनजाति महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान तक अद्यतन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज उनके सशक्तिकरण के लिए वंदन योजना, ट्राइफेड आदि महोत्सव और महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से हमारी लाखों हमारी जनजाति समाज की माताएं बहनें हस्तशिल्प, वन उपज प्रसंस्करण और लघु उद्योग से जुड़ रही हैं। सरकार उनके लिए बाजार उपलब्ध करा रही है, उनके प्रशिक्षणों की व्यवस्था कर रही है ताकि उनका कौशल्य विकसित हो और वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था सरकार कर रही है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे जनजातीय माता और बहनों का ये गौरवपूर्ण योगदान है और आने वाले कल में जनजाति समाज जो हमारी आधी आबादी है राष्ट्र की, उसमें जनजाति समाज ही नहीं अपितु नारी सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्र और राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है और विविध प्रकार की योजनाओं के माध्यम से ये हमारी आधी आबादी अपने राष्ट्र को स्वर्णिम राष्ट्र बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रही है। जी सर, आप एक शिक्षक भी रहे हैं और हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें हमारे लिए बहुत कुछ छिपा हुआ है। अपनी जड़ों की ओर लौटने पर ही हम अपनी पहचान और विश्व गुरु के रूप में अपनी साख रखने में कामयाब होंगे। हमारा प्राचीन योग, हमारी औषधि और जड़ी बूटियां भी अब विश्व को स्वास्थ्य की राह दिखा रही हैं। क्या कुछ किया जा रहा है इस दिशा में? हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति जिसमें आयुर्वेद है, सिद्ध और लोक चिकित्सा ज्ञान विश्व स्तर पर प्रशंसा पा रहा है। जी। जनजाति क्षेत्रों में पाई जाने वाली औषधीय वनस्पतियों, जड़ी बूटियों के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु केंद्र सरकार ने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की है। हमारी प्राथमिकता है कि इन औषधीय संसाधनों का संरक्षण हो जी और उनका लाभ जनजाति समाज को मिले। हम सबको विदित है कि आदिवासी जनजाति ज्ञान परंपरा और जड़ी बूटियों के बीच बड़ा गहरा संबंध है। जी। आदिवासी समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ सहजीवन जीते आए हैं और उन्होंने अपने स्थानीय परिवेश, जल, जंगल और जमीन और जैव विविधता के साथ अपनी एक विशिष्ट ज्ञान परंपरा विकसित की है। बिल्कुल। और सर्वविदित है जड़ी बूटियों का ज्ञान जनजाति समाज को वनों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का, औषधियों का ज्ञान तो उनको है ही है। जी। ये जो अतुलनीय ज्ञान उनके पास में है, ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित होता रहा है। आज उनके संकलन और संधारण की आवश्यकता है। जी। और निश्चित रूप से आने वाले कल में जो जनजाति समाज की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनका जो संचित ज्ञान है जी, आने वाले कल में विश्व का पथ प्रदर्शन वो करेगा। जी। और बैतूल जिले में जो जनजातियों के बीच एक सिकल सेल एनीमिया की समस्या है, उसके उन्मूलन के लिए भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ उस बारे में भी हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे जानना चाहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे जनजाति समाज के निमित्त। आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सिकल सेल एनीमिया एक मूलतः आनुवांशिक रक्त रोग है जी, जो मुख्य रूप से जनजातीय आबादी में अधिक पाया जाता है। चूंकि आपने जिले से संबंधित प्रयासों के बारे में पूछा है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश में किए जा रहे प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। क्योंकि आपका वर्तमान स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है और बैतूल सिकल सेल से अधिक प्रभावित जिलों में से एक है। जी। मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जो अब राष्ट्रीय मिशन का आधार बन चुके हैं। आपको विदित हो कि देश के यशस्वी और संवेदनशील प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मानवीय संवेदनाओं और अंतस चेतना से प्रादुर्भूत यह योजना है। जी। सिकल सेल एनीमिया रोग के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान उनके ही नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है और मध्य प्रदेश में महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी के अनथक साधना एवं प्रयासों से समूचे मध्य प्रदेश में इस रोग के विरुद्ध ठोस गतिविधियां चल रही है। उसके सार्थक परिणाम भी मिल रहे हैं और इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है
कि इस बीमारी को हम 2047 तक अपने देश से मुक्त कर देंगे। इस प्रतिज्ञा के साथ में यह महाअभियान सिकल सेल के विरुद्ध पूरे देश में चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। और जनजातीय पर्यटन सर्किट भी आजकल विकसित हो रहे हैं, जो कि देशी और विदेशी पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं और लोग होम स्टे का आनंद भी ले रहे हैं। क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं इस दिशा में? और लोग तो जनजातीय भोजन भी काफी पसंद कर रहे हैं, चाव से खाते हैं। जी, जनजातीय पर्यटन भारत का नया आकर्षण और पर्यटन का क्षेत्र विकसित हो रहा है। जी, हमारे ट्राइबल सर्किट जैसे मंडला, झाबुआ, बैतूल, डिंडोरी में होम स्टे मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और पर्यटक जनजातीय भोजन जिसमें मोहवा, लड्डू, कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का की रोटी और उसमें नॉनवेज खाने वालों को देशी मुर्गा और मछली, अंडा और वहां की खुली पवित्र हवा और सतपुड़ा की शुरम्य वादियां जी, और इस तरह से शहरी जीवन से थककर लोग जनजातीय क्षेत्रों में जाकर इन होम स्टे में अपने परिवार के साथ रह के कुछ पल आनंद के नैसर्गिक रूप से उनके बीच में रह के, और ये सभी का सभी पूरा का पूरा जो खाद्य पदार्थों के लिए जाते हैं लोग, तो ये सभी गोबर खाद, जैविक खाद से निर्मित खाद्य पदार्थ है। और इस तरह से यह न केवल एक सांस्कृतिक पहचान को बढ़ा रहा है बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार और उद्यमिता से भी ये जोड़ रहा है। जी, वही मैं जानना चाह रहा था कि जो जनजातीय युवा हैं इनको रोजगार से जोड़ने के लिए क्या कुछ और प्रयास किए जा रहे हैं? जब सब इतनी गंभीरता से आपके प्रयास चल रहे हैं मंत्रालय द्वारा, तो कुछ युवाओं की भी उम्मीदें हैं। हमारा सौभाग्य है कि 140 करोड़ भाइयों और बहनों में से आज पूरे विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है भारत। लगभग 65% युवा भारतवर्ष में है और इनके हाथों में राष्ट्र का भविष्य उनके कंधों पर है। और ये जो मानव संसाधन, ये युवा शक्ति, ये युवा ऊर्जा है जी, उसका सुव्यवस्थित नियंत्रण हो सके और नियोजन हो सके, इस दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार राष्ट्र स्वर्णिम राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर निकलकर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की दिशा में गतिशील है जी, और सरकार जनजातीय युवाओं को उनके कौशल के विकास के लिए स्वरोजगार, स्टार्टअप और डिजिटल साक्षरता से जोड़ रही है। और टीआरआई और ट्राइफेड के सहयोग से युवाओं को वनोपज, मूल्य संवर्धन, हस्तकला, पर्यटन, आईटी प्रशिक्षण आदि के अवसर उनको मिल रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के तहत हर जिले में प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि युवा अपने क्षेत्र में ही आत्मनिर्भर बन सकें। और अध्ययन का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं, अपितु वो उद्यमी के रूप में भी, एक उद्योगपति के रूप में भी वो अपने आप को विकसित कर सकें और वो रोजगार करने वाले नहीं अपितु रोजगार देने वाले बन सकें। इस दिशा में भी जनजातीय युवाओं का कुशल और प्रेरक मार्गदर्शन इन दिनों यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार बहुत गंभीरता के साथ में इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जो जनजातीय कलाएं हैं और जो बुनाई है वो भी विदेशों तक पहुंच रही है और उसका एक बड़ा बाजार तैयार हो रहा है। उसके लिए भी क्या कुछ शिक्षण प्रशिक्षण की योजना है, हम आपसे जानना चाहेंगे। भारत तो पूरी दुनिया में अपनी कला, अपने शिल्प और अपने बौद्धिक संपदा और विविधता के साथ में अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। और प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ का मलमल और हमारे यहाँ के जो बने बनाए कपड़ों से लेकर विविध प्रकार की चीजें विदेशों में प्रतिष्ठा पा चुकी थी। जी, आज हमारे जनजातीय कलाकारों की कला सीमाओं को पार कर रही है। ट्राइफेड और ट्राइबेस इंडिया के स्टोर्स जी, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनजातीय वस्त्र, आभूषण और हस्तशिल्प
विदेशों तक पहुंच रहे हैं और बहुत पसंद किए जा रहे हैं उनको। घरों में अधिकतम आपको गोंडी चित्रकारी से लेकर और उनके द्वारा निर्मित की हुई वस्तुएं इन दिनों घरों में रखना सजाना एक प्रतिष्ठा का विषय माना जा रहा है जी। और युवाओं के लिए जीआई टैग समर्थन योजना शुरू की गई है ताकि वे अपनी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकें। जी। और हम बैतूल जिले की बात करें तो यहाँ के जो कोरकू और गौंड जनजातियां हैं वो देश भर में अपनी पहचान रखती हैं और आप उनके बीच काफी लोकप्रिय हैं और वो आपसे कुछ सुनना चाहेंगे गोंडी लोकगीत के रूप में। कुछ यदि आप पंक्तियां सुना दें। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता में भी उल्लेख है यहाँ की जनजातियों का और हम आपसे सुनना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए। बैतूल हरदा हरसूद जनजाति परंपराओं से समृद्ध क्षेत्र है जी। यहाँ की गोंड और कोरकू जनजातियां अपनी मेहनत, सरलता, सहजता और संस्कृति के लिए संरक्षण अभिवर्धन के लिए जानी जाती है। सरकार के इन क्षेत्रों के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और कृषि विकास योजनाएं प्राथमिकता से शुरू की है जी। यहाँ के युवाओं को भी हम खेल, कला और शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इन्हीं सतपुड़ा की श्रम्य वादियों में कोरकू जनजाति, गोंड जनजाति की मेहनत, कष्टा, परिश्रमशीलता और उनके कृतित्व, व्यक्ति जीवन शैली और मानवीय मूल्यों का अपने काव्य के माध्यम से उनने उल्लेख किया था जी। और मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर जनजाति समाज का चित्रण अपनी कविता में किया था। आज मैं पूरे बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र की ओर से जनजाति समाज के भाई बहनों की ओर से उनको विनम्र पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूं। और जहां तक आपने गोंडी लोकगीतों की बात की है जी तो अब मुझे तो लगभग क्या है कि 24-25 सालों से फिर भी क्या है कि एक हिंदी छोटा सा और कुछ पंक्तियां जी गोंडी गीत की मुझे जो कुछ याद है जरूर वो चूंकि आपका आग्रह है और मैं उसको आपके आग्रह पर कुछ गाना चाहता हूँ जी। मावा भारत देश बाचम के मायता, भारत देश बाचम के मायता, भारत देश बाचम के मायता, भारत देश बाचम के मायता। हिद मवा देश उत्तरते हिमालय, हिद मवा देश उत्तरते हिमालय। पांडरी पांडरी बचम के मायता, पांडरी पांडरी बचम के मायता, भारत देश बाचम के मायता, भारत देश बाचम के मायता। ईद मवा देश दक्षिण ते सागर, ईद मवा देश दक्षिण ते सागर। कालकुन नोरसी बचम के मायता, कालकुन नोरसी बचम के मायता, भारत देश बाचम के मायता, भारत देश बाचम के मायता। हित मवा देश ताती रंगो झंडो, हित मवा देश ताती रंगो झंडो। पूरो देश ते बफेरो मायता, पूरो देश ते बफेरो मायता, भारत देश बाचम के मायता, भारत देश बाचम के मायता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक हिंदी गीत भी हम अपने श्रोताओं के लिए जो सुनना चाहेंगे आपसे। वीरांगना रानी दुर्गावती जी पर ये गीत सामान्यतः जनजाति क्षेत्रों में जी हमारी बहनों और माताओं के द्वारा गाया जाता है। अच्छा। तो कुछ पंक्तियां। दुर्गावती महारानी गढ़ मंडला की रानी,
दुर्गावती महारानी गढ़मंडला की रानी, राठ महोबा में जन्म भयो है, राजा दलपत संग ब्याह भयो है। अरे मंडला बनाई राजधानी रे गढ़मंडला की रानी, दुर्गावती महारानी गढ़मंडला की रानी। जब से तुम गुंडवाने में आई, जब से तुम गुंडवाने में आई, घर घर सबके खुशियां छाई। और जनता बहुत हर्षानी रे गढ़मंडला की रानी, दुर्गावती महारानी गढ़मंडला की रानी। बाज बहादुर के छक्के छुड़ाए, आशफ खां को धूल चटाए। अरे अकबर को याद आई नानी रे गढ़मंडला की रानी, दुर्गावती महारानी गढ़मंडला की रानी। ठाव बरेला नरही नाला, मुगलों ने जब घेरा डाला। अरे खूब लड़ी मर्दानी रे गढ़मंडला की रानी, दुर्गावती महारानी गढ़मंडला की रानी। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छी पंक्तियां हमने आज आपके माध्यम से सुनी। और आपने आज हमारे इस कार्यक्रम में जो समय दिया, आकाशवाणी को जो समय दिया और जो विभागीय जानकारियां दी, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कितनी महती योजना है देश को आगे ले जाने की, इन सब जानकारियों का और हमारे इस कार्यक्रम में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये अवसर आपने मुझे दिया। श्रोताओं, कार्यक्रम हमारा बैतूल में अभी आप सुन रहे थे जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति मामले श्री डी उइके से कार्यक्रम अधिकारी श्री सचिन भागवत जी की बातचीत। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है।